दिल में उगता है, दिमाग में पलता है, जुबान से फल देता है, शिक्षा का वृक्ष हर दिशा में ऊंचाइयों तक फैलता है। नमस्कार, आभार, अभिनंदन, सुप्रभात। हमारे सभी दर्शकों का स्वागत है उनके अपने बेहद ही खास कार्यक्रम बिहार बिहान में। और आज की सुबह मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त और होस्ट शक्ति। दर्शकों, हर किसी की ख्वाहिश होती है कि वह पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी पाए। अक्सर हम लोगों को यह बात करते हुए भी सुनते हैं कि जीवन के हर सुख सुविधा का लुत्फ़ उठाना चाहते हो, एक वेल सेटल लाइफ चाहते हो, हर ऐशो आराम की ज़िंदगी चाहते हो, तो पढ़ लिख कर अच्छी सी नौकरी पाओ। क्या वाकई दोस्तों शिक्षा केवल अच्छी नौकरी पाने तक सीमित है? अगर सही मायने में सही अर्थ जाने शिक्षा का, तो शिक्षा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण व अद्भुत सफ़र है, जो हमारे जीवन में होने वाली, जो हमारे जीवन में आने वाली अंग्रेजी शब्द सफ़र से निजात दिलाने में माहिर है। क्योंकि शिक्षा हमें समस्याओं में समाधान ढूंढने से लेकर हर सुविधा को पाने के काबिल बनाती है। क्योंकि शिक्षा वह प्रक्रिया है जिससे हमें ज्ञान, अनुभव और समझ की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ अगर शिक्षा की बात करें तो शिक्षा की सबसे अच्छी खासियत यह होती है कि यह खाली दिमाग को खुले दिमाग में परिवर्तित करती है। और जब हमारे विचार स्वतंत्र और सकारात्मक होते हैं तो हम उत्कृष्ट होते हैं, समृद्ध होते हैं, विकासशील होते हैं, जागरूक होते हैं। और शायद इन्हीं कारणों से कहा जाता है कि शिक्षा दुनिया की सबसे ताकतवर हथियार है, जिसके ज़रिए हर मुकाम, हर मुश्किल कार्य को मुमकिन किया जा सकता है। आइए एक ऐसे ही बेहतरीन और उम्दा विचार से आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं महात्मा गांधी जी द्वारा कहा इस अनमोल वचन पर। यह स्वास्थ्य ही है जो हमारा सही धन है। सोने और चांदी का मूल्य इसके सामने कुछ नहीं। वक्त हो चला हमारे बेहद ही खास सेगमेंट का, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। जी हाँ दर्शकों, वक्त हो चला हमारे आज के मेहमान से रूबरू होने का। दर्शकों, हर इंसान को हर मोड़ पर सहयोग और सहायता की आवश्यकता होती है, चाहे वो जीवन की कठिनाइयाँ हो या कोई परीक्षा। कहते हैं ना कि अगर जीवन में हमेशा आगे बढ़ने की हिम्मत देने वाला कोई मिल जाए या प्रोत्साहित करने वाला मिल जाए तो कठिन से कठिन सफ़र भी आसान लगने लगता है। और आज हम आपका परिचय एक ऐसी विशेष अतिथि से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने विचारों से, अपने कार्यों से, अपने विद्या प्रचार प्रसार से लोगों को मार्गदर्शित कर उन्हें नई दिशा प्रदान की है। और साथ ही साथ इनके सक्रियता के लिए इन्हें कई पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया है। तो चलिए स्वागत करते हैं हमारे आज के विशेष अतिथि का। हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर राजीव सिंह, शिक्षाविद व वरिष्ठ पत्रकार। साथ ही साथ आप पुलिस पब्लिक प्रेस संबंध विशेषज्ञ भी हैं। और इनसे जुड़ी एक और जो महत्वपूर्ण बात है दर्शकों यह है, जो गौरवान्वित करने वाली बात यह है कि इन्हें राजभाषा गौरव पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। आपका तहे दिल से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। जैसा कि राजीव जी, आपको राजभाषा द्वारा दिया गया भारत सरकार का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपकी किताब के लिए। चाहूँगी सबसे पहले इससे जुड़ी कुछ जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करें और आपको इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। मैं बताना चाहूँगा कि 18 अगस्त अभी इस वर्ष 2023 में राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा ये अवार्ड की घोषणा की गई है। ये जो अवार्ड है राजभाषा गौरव पुरस्कार जो कहते हैं, ये व्यक्तिगत और कंपनी, जितने भी भारत सरकार की जो कंपनियां हैं, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, उनको राजभाषा कीर्ति अवार्ड उनको उस कैटेगरी में, और जो इंडिविजुअल्स जो होते हैं उनको राजभाषा गौरव पुरस्कार विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में उनको दिया जाता है। और ये जो पुरस्कार है वो राजभाषा कार्यान्वयन के क्षेत्र में भारत सरकार का ये सर्वोच्च पुरस्कार है। तो मैं बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ और मैं बिहार की इस धरती को मैं प्रणाम भी करता हूँ कि आज मैं जो भी इसको मैं क्रेडिट देता हूँ बिहार को भी, क्योंकि मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई है बचपन से यहीं से हुआ है। तो इसके संबंध में बताना चाहूँगा, ये जो पुरस्कार है, जैसे हम जानते हैं कि हमारी जो राजभाषा है वो हिंदी है। 14 सितंबर 1949 में जब हमारा संविधान जो इसमें अंगीकृत किया गया कि राजभाषा जो है हमारी हिंदी होनी चाहिए। और जो हमारे जो हैं महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, सबका ये सपना था कि ये राष्ट्रभाषा के तौर पे भी ये कर। लेकिन ये था कि शुरुआती तौर पे ये हुआ कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के तौर पे घोषित किया गया। और इसी उपलक्ष्य में हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी भाषा मनाते हैं। और ये जो राजभाषा जो गौरव पुरस्कार जो मुझे अभी जो घोषणा हुई है 18 अगस्त 2023 को, तो ये जो है अभी 14 सितंबर को तृतीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन होने जा रहा है। उसमें जो है 14 सितंबर को माननीय ये पुणे में होने जा रहा है। और इसमें माननीय गृह मंत्री द्वारा जो भी जितने भी
सम्मानित जो हुए हैं उनको सम्मानित किया जाएगा। और पूरे भारत के जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, अराउंड 10,000 लोग इसमें शामिल होंगे। और ये जो फर्स्ट जो है, चूँकि देखिए राजभाषा जो है किसी भी देश का जो विकास होता है ना, प्रगति है, विकास है, उसके लिए आपकी जो भाषा है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। और आपको राजभाषा का आपका ये लाभ है कि आपको देश को एकता में बांधने में बहुत अच्छा रहता है। जो संवाद का जो है, सरकार जैसे जनता से संवाद करना चाहती है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। व्यापार है, विकास है, इसके लिए एक भाषा, राजभाषा बहुत, इसीलिए ये बहुत ही अच्छा भारत सरकार का ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और ये तीसरा है, ये प्रथम जो है, प्रथम राष्ट्रीय भाषा जो सम्मेलन है वो बनारस से इसकी शुरुआत हुई थी। 14 सितंबर 2021 को इसकी शुरुआत बनारस में हुई थी। द्वितीय जो है वो गुजरात के सूरत में हुआ था, द्वितीय राजभाषा सम्मेलन। और तृतीय अभी 14 सितंबर 2023 को होने जा रहा है। तो ये जो पुस्तक में जो मुझे जो मिला है, इसमें अलग अलग वर्ग हैं। इसमें जो इंडिविजुअल्स में जो पुरस्कार मिलते हैं तो इसमें अलग अलग वर्ग हैं। ज्ञान के लिए दिया जाता है, न्यायालय के लिए दिया जाता है, पुलिस प्रशासन के लिए दिया जाता है, कला के लिए दिया जाता है। तो मुझे जो मिला है वो पुलिस प्रशासन श्रेणी में ये पुरस्कार मुझे मिला है। और इसके बारे में थोड़ा मैं जानकारी देना चाहूँगा। एक हम लोगों ने, मैं बिहार से ही बिलोंग करता हूँ, लेकिन मैं पिछले 10-15 वर्षों से मैं भोपाल में निवासरत था। और ये जो आइडिया आया पुस्तक का, हमारी पुस्तक का नाम भारत में कानून व्यवस्था, पुलिस की चुनौतियाँ एवं समाधान। तो मध्य प्रदेश कैडर के 1985 बैच के डीजीपी थे, तो हम लोगों ने 10 साल पहले हम उनके साथ बैठे थे। तो हम लोगों ने चर्चा किया कि क्यों ना आपका एक्सपीरियंस, पुलिस का एक्सपीरियंस और पत्रकार और शिक्षाविद का एक्सपीरियंस अगर मिले तो समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि हमने देखते हैं कि हम अक्सर ये देखते हैं कि पुलिस प्रशासन, समाज और पत्रकार, इसके बीच में काफ़ी गैप है, एक विश्वास की कमी है, एक और बहुत सारी चीज़ें गैप है। तो हमें ऐसा लगा कि ऐसा कुछ हम लोग मिलकर काम करते हैं। उसी को हम लोगों ने शब्दों में काफ़ी लंबा मेहनत में, और उसमें फिर हम लोगों ने एक पुस्तक का नाम रखा भारत में कानून व्यवस्था। क्योंकि मुझे लगता है समाज के हर व्यक्ति, हर तबके के लोग, हर विभाग के लोग, हर लोगों को कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था से वास्ता पड़ता है। और मुझे लगता है कि जानकारी होनी भी चाहिए। लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए, मोरल बढ़ाने के लिए हमने ये पुस्तक लिखा और उसी पुस्तक में हमें ये अवार्ड मिला। ये पुरस्कार पाना खुद में एक बहुत ही बड़ी, मतलब सुखद और गौरव महसूस करने वाली अनुभूति है। उसके लिए आपको पुनः समस्त डीडी बिहार परिवार की ओर से ढेरों शुभकामनाएं। आपके शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहूँगी कि आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से, अब कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ तक पहुँचने का सफ़र आपने किस प्रकार तय किया? जी, मैं बिहार में मधेपुरा जिला है, वहाँ पे एक मेरा जो गांव का नाम है, जो पैतृक जो हमारी मातृभूमि है, वो भवानंदपुर उस गांव का नाम है। वो उदा किशुनगंज प्रखंड में आता है। और ये मधेपुरा, तो मैं वहीं से, मूल रूप से मैं वहीं से हूँ। और मेरी जो शिक्षा दीक्षा है, मेरे पापा जो हैं वो बिहार सरकार में कार्यरत थे। तो वो सुपौल में मेरी जो शिक्षा दीक्षा, शुरुआती शिक्षा जो है मेरी सुपौल से, ये जो सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, इसको कोसी डिवीज़न में ये तीनों ज़िले आते हैं। तो मेरी जो शिक्षा है वो सुपौल से हुई थी मेरी। और शुरुआती शिक्षा मेरी सुपौल में, स्कूल में। फिर वहाँ से फिर मैट्रिक, जो 10वीं कहते हैं बिहार में मैट्रिक है, मैट्रिक के बाद मैं फिर बाहर निकला। फिर मैं 10वीं के बाद में फिर इंदौर चला गया। मैं इंदौर में मेरी जो 12th हुई और ग्रेजुएशन जो मेरी हुई वो इंदौर में हुई। इंदौर में, मध्य प्रदेश में जो इंदौर है, वहाँ जिसको मुनी बॉम्बे भी कहते हैं, वहाँ पे हुई। उसके बाद फिर मैं दिल्ली चला गया। उसके बाद मैं दिल्ली, जो कि जैसे हर बिहारी का सपना होता है, पेरेंट्स का भी और हर व्यक्ति का सपना होता है कि वो IAS IPS बने, डिप्टी कलेक्टर DSP बने। मेरा भी सपना था कि मैं ये बनूं। तो तैयारी करने के लिए कुछ दिनों में तैयारी मैंने पटना में भी किया। उसके बाद फिर बेहतर तैयारी के लिए मैं दिल्ली गया। तो तैयारी में कर रहा था तो कुछ मित्रों ने हमें सजेस्ट किया कि आप ये करिए, लेकिन साथ में एक बैकअप रखिए। तो फिर मैंने पत्रकारिता, मैंने मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मैंने पत्रकारिता से मैंने किया, मैंने दिल्ली में। फिर उसके बाद मैं वहाँ से फिर मैं पत्रकारिता, वहाँ पे कुछ दिन मैंने पत्रकारिता भी की दिल्ली में, विभिन्न अखबारों में। फिर उसके बाद में फिर मैं भोपाल में मैं शोध कार्य करने के लिए, पत्रकारिता में PhD करने के लिए मैं भोपाल में आया। और फिर भोपाल में फिर मैं एक अच्छा इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि मैं भोपाल में तो आया था PhD शोध कार्य करने के लिए, लेकिन एक जीवन में जो भी सपना था, जो मैं करना चाहता था, तो उसके साथ वो सब मुझे मिला। मैं हमेशा IAS IPS बनना चाहता था, डिप्टी कलेक्टर DSP बनना चाहता था, मैं BHU JNU में पढ़ना चाहता था। पर इसको दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे कि मैं हर जगह मैं फेल हुआ। 12-13 बार मैं फेल हुआ, मुझे कहीं सफलता नहीं मिली। और भगवान का ऐसा रहा कि मेहनत, लगन और भगवान की कृपा, सबकी दुआओं से
जहाँ जहाँ मैं फेल हुआ, तो अब मैं वहाँ मैं पढ़ाने जाता हूँ, वहाँ मुझे आमंत्रण प्राप्त होता है कि मैं पढ़ाने जाऊँ। तो ऐसा मेरा जीवन का सफ़र रहा, और अभी रिसेंटली राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार मिला, तो एक अच्छा रहा, सकारात्मक। जी, कहते हैं कि अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आप मेहनती हैं, तो कहीं ना किसी रूप में आपकी मेहनत आपके सामने या आपको ऊंचाइयों तक लेकर जाती ही है। भले आप किसी समय आप सफल नहीं हो पाए अपने लक्ष्यों में, लेकिन दूसरी जगह आपको मतलब आपकी मेहनत ने एक मुकाम तक पहुंचा दिया है। जैसा कि आपने बताया कि 10वीं के बाद आप दूसरे स्टेट में जाके अपनी पढ़ाई को जारी रखा, लेकिन अगर आज की वर्तमान समय की बात करें तो आज बिहार में भी कई ऐसी सुविधाएं हैं जिसके तहत हम अपनी उच्च शिक्षा को जारी रख सकते हैं। इस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, मैं 98 के बाद में बिहार से बाहर गया, और उस समय का बिहार और अभी का जो बिहार में, मैं अभी 4 महीने पहले मैं बिहार ही शिफ्ट हुआ हूं, क्योंकि मुझे लगा कि अब गृह राज्य बिहार के लिए अपनी सेवाएं करनी है। बाहर बहुत काम किया, जो बाहर से मुझे अनुभव मिला। तो कोरोना के दौरान मैं काफ़ी लंबे समय, ऐसा हुआ कि 25 सालों के बाद मैं काफ़ी लंबे समय तक अपने पेरेंट्स के साथ और अपने लोगों के बीच कोशी एरिया में रहा। उसी समय मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब बिहार ही शिफ्ट होना है, तो उसी और बिहार राज्य की सेवा करनी है। जो भी मुझे मिला है बाहर से, जो अनुभव मिला है, तो मैं इसलिए फिर अभी सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, वो 4 महीने पहले मैं अभी बिहार में शिफ्ट हुआ हूँ। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ बिहार में, और मुझे निश्चित तौर पे लगता है कि उस समय अगर ऐसी व्यवस्था होती तो शायद मैं बाहर नहीं जाता। तो अभी जो मैं देख रहा हूँ कि शिक्षा में, अगर हम शिक्षा की बात करें तो अच्छा है, कई सारे यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में देख अच्छा खुले हैं, कई सारे कोच, आपके पास सारी फैसिलिटीज़ जो हैं, जो आप, मैं अपील करूँगा बिहार के छात्रों से कि आपको बाहर क्यों जाना है। जो बाहर, जो आप देखिए, अच्छा, आप फैमिली को छोड़ के, पेरेंट्स को छोड़ के, आप अपने परिवार को छोड़ के, सुविधाओं को मैं देखता हूँ बाहर में कि अब बच्चे जाते हैं और काफ़ी समस्याओं का रहना खाना, बहुत हेल्थ इश्यूज़ भी होता है। तो बिहार जाने की आवश्यकता नहीं है, बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि अब जो बिहार में ही आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं, तो अपना टैलेंट, अपना समय अपने राष्ट्र को दीजिए, अपने राज्य को दीजिए। राज्य विकास होगा। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि बिहार मेरा आंगन है और भारत मेरा घर है। तो हमें आंगन को भी मजबूत करना है और हमें घर को भी मजबूत करना है। तो निश्चित तौर पे अब बिहार में बहुत परिवर्तन है शिक्षा के क्षेत्र में, और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी काफ़ी कार्य इस पे होगा। आपके द्वारा कई शोध कार्य भी किए गए हैं, किन विषयों पर आधारित है ये शोध कार्य? शोध कार्य, मैंने जैसा बताया कि मैंने पत्रकारिता में मैंने PhD किया है मैंने, तो मेरे जो शोध कार्य है वो PhD इसी में पत्रकारिता में ही मैंने किया था। और उसमें मेरा ये जो विषय था, उसमें हम ये देखना चाह रहे थे कि जो आज के जो युवा हैं, आजकल कहते हैं ना कि लोगों ने पढ़ना कम कर दिया है। आजकल लोग कहते हैं मोबाइल के आने से हर कोई मोबाइल पे चला गया। तो मैं ये देखना चाह रहा था कि आजकल के युवा जो हैं वो क्या न्यूज़पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, जो कॉलेज गोइंग यूथ हैं वो पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं। तो मैंने रिसर्च में ये पाया कि सुखद अनुभूति है कि नहीं, आप कितना भी टेक्नोलॉजी हो जाए, लेकिन जो हमारी एक आज भी हमारी आदत है कि सुबह हम उठे तो चाय के साथ पेपर होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो खत्म नहीं होगा और वो चलते रहेगा। मुझे लगता है किसी भी देश के विकास के लिए जो उच्च शिक्षा और शोध जो है वो प्रगति का एक बहुत बड़ा रीढ़ का हड्डी है। किसी भी देश का शिक्षा के लिए जो है शोध कार्य वो रीढ़ का हड्डी है। आप देखिए वेस्टर्न कंट्रीज़ में क्या होता है कि जो रिसर्च होता है, उनके जो प्लान बनते हैं, उनकी जो इकोनॉमी होती है, वो रिसर्च को लिया जाता है और इस आधार पे उसको फिर उस पर काम किया जाता है। उस आधार पे उन पर वो बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे यहाँ भी उस शिक्षा में शोध में काफ़ी कार्य हो रहा है बिहार में। मैं देख रहा हूँ कि जो भारत सरकार है, राज्य सरकारें हैं, कई विषय पर वो शोधार्थियों को फैसिलिटेट करती हैं, प्रमोट करती हैं कि आप शोध करिए और अच्छे शोध कार्य हो रहे हैं। तो मुझे लगता है क्योंकि उच्च शिक्षा जो है, उस शिक्षा में शोध कार्य जो है वो विकास का रीढ़ का हड्डी है, जैसा मैंने पहले कहा। तो उसमें इसीलिए होते रहने चाहिए, विकास होना, इस पर हमेशा कार्य होना चाहिए और हम प्रोत्साहित करनी चाहिए सरकार को, पेरेंट्स को, समाज को, परिवार को शोध कार्य करने के लिए प्रोत्साहन करते रहना चाहिए। राजीव जी, जैसा कि कहते हैं कि किसी भी समाज या राष्ट्र के बेहतर निर्माण के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों बहुत ज़रूरी है। इसके प्रति आप लोगों को किस प्रकार जागरूक करेंगे? बिल्कुल, शिक्षा और स्वास्थ्य जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और इसमें मैं एक संदर्भ देना चाहूँगा। मैं हमेशा बचपन से मैं एक, आप लोग को भी याद होगा, चाणक्य एक सीरियल आया करता था, चंद्र प्रकाश द्विवेदी, उसमें एक सीरियल दूरदर्शन पे ही आया करता था। उनका एक डायलॉग मुझे हमेशा याद है कि जो शिक्षा और शिक्षक ये राष्ट्र का निर्माण करते हैं, प्रलय और निर्माण उनकी गोद में खेलता है। कि शिक्षक और शिक्षा
चाहे तो किसी भी देश को बना सकता है और किसी देश को विनाश कर सकता है। और बिल्कुल जो है शिक्षा जो है, हम देखिए हमारा जो इतिहास है भारतीय शिक्षा वो काफ़ी रिच है। प्राचीन काल से हम देखिए, प्राचीन काल में शिक्षा का काफ़ी महत्व था, इसलिए हमें जो भारतवर्ष को विश्वगुरु कहा जाता था। आप देखिए हमारा इतना रीच है हमारा एजुकेशन की, हम तक्षशिला, नालंदा, इस काशी, अयोध्या, ये सब शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे उस समय। जब विश्व में जब बताइए सब कुछ बात नहीं, हमारा इतना प्राचीन है, हमारा वैदिक काल जो है हमारा है इतना, उसमें तो ये जो शिक्षा का महत्व, इसीलिए जो भारत को जो विश्व गुरु जो कहा जाता था, जिसमें हम आजकल जो हम भारत सरकार का एक ड्रीम है कि हम पुनः भारत को विश्व गुरु बनाए, तो ये कॉन्सेप्ट वहीं से आया। जो वैदिक काल में जो है शिक्षा का इतना महत्व था कि हम विश्व गुरु हम कहलाते थे, तो पुनः हमें वो गौरव प्राप्त करना है। और वो क्यों हुआ? क्योंकि वो इसीलिए हुआ कि वो शिक्षा के कारण। और शिक्षा का देखिए महत्व क्या है, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा कि इजराइल जैसे देश है, जैसे इजराइल है, उसका पॉपुलेशन कितना है? 95 लाख। हमारे बिहार का पॉपुलेशन आई थिंक 14 करोड़ है, लेकिन वहाँ देखिए शिक्षा का इतना महत्व है और वो हमसे सीखते हैं। पूरा विश्व जो है, आप देखिए शिक्षा को, आप देखिए अमेरिका में जितने भी CEO हैं बड़े बड़े कंपनी के, इवन कि गूगल, आज गूगल के बिना हम कल्पना नहीं कर सकते। उसके जो CEO हैं वो हमारे बिहार से हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोई शुरू से ऊपर से बन के गए हैं, काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया और भारतीय शिक्षा की वो देन है। भारतीय शिक्षा संस्थान में वो पढ़े, वो फिर वहाँ से उन्होंने स्ट्रगल किया, फिर वहाँ पे गए और आज जो है वो शीर्ष पे बैठे हुए हैं। तो इसमें जो है शिक्षा इसलिए महत्वपूर्ण। और आपने जो कहा कि अब तो मैं प्राचीन काल की बात की, तो 3 फेज़ है शिक्षा को, जो है भारत में 3 फेज़ में हम बांट सकते हैं। प्राचीन काल में जो है हम वैदिक उस समय था, और उस समय उसके बाद फिर मध्यकालीन आया, तो उसमें मुगलों का शासन आया, उसमें भी काफ़ी साहित्य पे काफ़ी काम हुआ, शिक्षा पे काफ़ी काम हुआ। बाहर के जो बड़े बड़े लोग भी थे, जो शिक्षाविद थे, वो भी आए। उसके बाद जो है आधुनिक काल में हम देखें तो उसमें भी काफ़ी काल हुआ, और उसमें भी काफ़ी काम हुआ उस शिक्षा पे। इवन कि मुझे याद आ रहा है कि 1917 तक भारत में जो है 5 विश्वविद्यालय, जब कुछ समय क्या इतना हम डेवलप नहीं थे, भारत में 5 विश्वविद्यालय स्थापित थे, जिसमें हमें गौरव होता है कि हमारे पटना विश्वविद्यालय भी 1917 में जो है जो विश्वविद्यालय था तो वो यहाँ पे बना यहाँ पे। तो इसीलिए उच्च शिक्षा जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जैसे आपने कहा स्वास्थ्य, लोग क्या है कि आजकल आपने बहुत अच्छा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने शिक्षा के साथ स्वास्थ्य को भी जोड़ा, क्योंकि आजकल क्या है कि आजकल लोग स्वास्थ्य के लिए अवेयर नहीं है। अगर आपको शिक्षा प्राप्त करना है, आपको सफल होना है, तो शिक्षा तो आवश्यक है ही, साथ में स्वास्थ्य भी आवश्यक है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहिएगा तो आप कुछ नहीं कर पाइएगा। और ये भी अच्छा है, भारत सरकार का एक और मिलेट्स, आपने सुना होगा कि मिलेट्स पे काफ़ी मिलेट्स ईयर इसको घोषित किया गया है 2023 को, जिसमें मिलेट्स में जो है हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, जो हमारे किसान भाई हमारे उगाते थे, ज्वार, बाजरा, रागी, पुनः वो हम उसको प्रमोट कर रहे हैं। और मुझे देख के बहुत खुशी होती है कि हर कोई लाइफ स्टाइल उस हिसाब से वो डेवलप कर रहा है कि ताकि आप हेल्थ रहें, आप स्वस्थ रहें। इसलिए मैं बिल्कुल, और ये मैं इसके इसलिए कहूँगा कि शिक्षा और स्वास्थ्य हमें इसको जोड़ना चाहिए। हम हमेशा शिक्षा की बात करते हैं, लेकिन आपने बिल्कुल अच्छा शब्द दिया कि शिक्षा और स्वास्थ्य, कि अगर आप, शिक्षा तो आवश्यक है ही, स्वास्थ्य भी आवश्यक है। ये दोनों पे हमें काम करना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इस पर। अगर आज के युवाओं की बात करें, जिनके कंधों पर अपने सपनों का, अपने घर के सपनों का, अपने देश के सपनों का जिम्मा रहता है, अगर उनकी बात करें तो कहते हैं कि उन्हें सबसे ज़्यादा ज़रूरत सही दिशा निर्देश की तब होती है जब वो अपने भविष्य की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं। और मतलब कि जब वो जिस विषय को वो चयनित करते हैं, जिस मार्ग को वो चयनित करते हैं, उन पर पूरा भविष्य उनका टिका हुआ था। ऐसे में आपके मुताबिक उन्हें उस समय या उनकी परवरिश या उन्हें किस प्रकार मार्गदर्शित करना चाहिए कि उनके जीवन में किसी भी प्रकार का भटकाव ना आए? देखिए बिल्कुल ये बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि देखिए हम जब बच्चा होता है उसके जो पहले गुरु होते हैं, उनकी माँ होती है, उनकी फैमिली होती है, उनके पेरेंट्स होते हैं। तो हमें बच्चों में शुरू से ही ऐसी भावना भरनी है कि आप जो है सक्सेस हमेशा ये सोचिए। कभी आप फेल्योर, आपको कभी असफलता के बारे में सोचना ही नहीं है। इसमें मैं जैसे आके मैंने पहले कहा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं हमेशा बनना चाहता था कि ये करना है, मेरा जो इसमें मेरी रुचि थी मेरी, पर मैं नहीं कर पाया और मैं काफ़ी निराश भी हो गया और कुछ। लेकिन मैंने जो है वो एक पॉजिटिविटी और जो आस है और सबका सपोर्ट भी रहा उससे, तो मैं स्टेप बाय स्टेप भी करना चाहूँगी। आज के जो युवा हैं, 2-3 पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण है कि आप अपने घर में जो है उनको मोटिवेट करिए
और देखिए हर बच्चा जो है वो अलग अलग होता है, सब बच्चों की अलग अलग रुचि होती है, तो आप उस पर फोर्स मत करिए, आप ऑब्जर्व करिए। हर आज के डेट में हर कोई समझदार है कि वो देखता है कि बच्चा आपका क्या करना चाहता है, तो आप उसको ऑब्जर्व, हो सकता है कोई गाना अच्छा गाता है, हो सकता है कोई कलाकारी अच्छा करता है, हो सकता है किसी अलग अलग रुचि होती है। जापान जो है आज के डेट में जो है आप शिक्षा के मामले में जापान जो है काफ़ी सबसे नंबर 1 आता है। वहाँ पे ऐसा क्यों है? क्योंकि वो जो उनकी जो रुचि होती है, तो शिक्षा के साथ रुचि के विषय भी में उनको वो किया जाता है कि मोटिवेट किया जाता है कि आप करिए। और बिहार में भी और भारत में भी ऐसा हो रहा है, लेकिन कई बार कुछ नकारात्मक खबरें हम सुनने को मिलते हैं कि जैसे, लेकिन उस पर हमें नहीं जाना है। मैंने कहा ना कि देखिए जीवन जो है एक आईना है, ये हम पे डिपेंड करता है कि उस आईने में हम क्या देखते हैं। अगर आप चाहें, हाथों की जो उंगली है 5 उंगली भी बराबर नहीं होती है, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि उस आईने में हम क्या देखना चाहते हैं और क्या नहीं देखना चाहते हैं। तो हमेशा अपने बच्चों को, माता पिता शुरुआत को, कि बच्चे जो हैं पहला जो घर, उनकी जो एजुकेशन है, पहले जो शिक्षा है वो घर से शुरू होती है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है, उनके परिवार का कर्तव्य। कभी भी उनको डीमोटिवेट मत करिए, उनको हमेशा मोटिवेट करिए कि आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं। आपको लगे कि बच्चा थोड़ा वीक भी है ना, मैंने कई बच्चों को देखा है जिससे लगा था कि, मैंने कई लोगों को देखा है जिससे लगा था कुछ नहीं कर पाएगा, वो आज बड़े बड़े पद पे बैठे हुए हैं, तो बिकॉज ऑफ मोटिवेशन। तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है। पहला पॉइंट तो ये है कि आप जो उनका रुचि का विषय है उस पर आप उनको पढ़िए। दूसरा जो मैं कहता हूँ कि सकारात्मकता, पॉजिटिविटी जो है ना, पॉजिटिविटी से आप कुछ भी कर सकते हैं। रिसेंटली आप देखिए, मैं उदाहरण देना चाहूँगा, अभी हम चंद्रयान पे पहुँच गए, तो अभी इतने बड़े बड़े डेवलप कंट्री हैं, काफ़ी कोई सोच भी नहीं सकता था, लेकिन वो क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ शिक्षा, बिकॉज ऑफ हमारे लोग जो है वो वैज्ञानिक हैं, वो बने वहाँ पे, तो उन्होंने सफलता प्राप्त की। कई सारी हमने अचीवमेंट्स किया है हमने। तो इसीलिए दूसरा जो है पॉजिटिविटी, यस वी कैन डू इट, हम ये कर सकते हैं। कभी हमें ये नहीं सोचना है कि हम नहीं कर सकते हैं, आप ट्राई तो करो। तो उसमें दूसरा है सकारात्मकता। तीसरा है कि चॉइस, मैंने कहा जो रुचि, जो चॉइस है, लेकिन ये है कि तीसरा में जो है कि आप में आपको अपनी क्षमता का भी आकलन, जैसे जो माता पिता ने और आपने जो, जैसे मान लीजिए मैं घर से मेरी एजुकेशन हुई, तो माता पिता ने जो आपको अपब्रिंगिंग किया वो तो है, लेकिन उसके बाद हमें अपने को आकलन करना है। जब आप बड़े होते हैं, जब आप में इतनी क्षमता होती है कि आप खुद को आकलन कर सकें, तो हमें खुद को आकलन करना है कि मेरे में कितनी क्षमता है। सब में क्षमता है, लेकिन हम सब कुछ देखना है कि फैमिली इश्यूज़ क्या हैं, आर्थिक, सब कुछ देख के जो है हम पॉजिटिविटी के साथ करने के लिए। तो आज के लिए भी मोटिवेशन है कि रिक्शा वाले का बच्चा भी मैं देखता हूँ कि IAS बन जाते हैं। अभी हर साल मैं देखता हूँ इतने सफलताएं मिल जाती हैं। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप करोड़पति हो तो अभी सफल हो गए, नो, ये कॉन्सेप्ट अब ये नहीं है, ये कॉन्सेप्ट स्वीकार नहीं है। और कोई बच्चा अगर ये कहता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप ये कहते हो तो आप ये अपनी कमी को आप वो कर रहे हो। तो हमेशा आप अगर चाहोगे तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको क्या है, सही दिशा। अगर मुझे बिहार बिहान के लिए दूरदर्शन आना था, तो अगर मैं सही दिशा में आऊँगा तभी मैं दूरदर्शन पहुँचूंगा। अगर मुझे गलत दिशा में जाऊँगा तो मैं दूरदर्शन नहीं पहुँच पाता। तो आपको सही दिशा में, सही राह में आपको जाना है। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और मुझे लगता है कि पेरेंट्स के साथ हर बच्चों को ये जो है, बच्चों की तो इसमें सबसे भूमिका बच्चे की ही है, लेकिन पेरेंट्स की, समाज की, रिश्तेदारों की, आप किसी को डीमोटिवेट मत करिए। आप हमेशा सबको मोटिवेट करिए। क्यों किसी का नुकसान करना? हो सकता है कि आपकी एक बातों से वो सफल हो जाए। तो इसीलिए पॉजिटिविटी बनाए, सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अच्छे माहौल में रहिए। तो ये आवश्यक है सफलता के लिए। और वह कहते हैं ना कि जब आप अपने प्रोफेशन और पैशन दोनों को साथ लेकर चलते हैं, तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती हैं हमारे लाइफ में। जो कॉम्बिनेशन होता है ना जी, ये बहुत ही तगड़ा होता है। उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं। एक काइंड ऑफ स्ट्रेस बस्टर रहता है, जो हमारे दोनों चीज़ों को कॉम्प्लीमेंट करते हुए हमारे चीज़ों को स्मूथ करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग में लाता है। इसमें मैं ऐड करना चाहूँगा, मैं जब छोटा था, तो मैं जब यूनिफॉर्म देखता था पुलिस की या आर्मी, पैरामिलिट्री की, तो मैं बड़ा अट्रैक्ट होता था। तो मुझे लगता था कि नहीं, मुझे यूनिफॉर्म पहनना है और मुझे देश की सेवा करनी है। पर नहीं हो पाया, मैंने ट्राई किया, नहीं हो पाया। तो उसके बाद एक मन में लालसा थी कि यूनिफॉर्म से एक जुड़ाव था। इसी कारण मुझे लगता है कि भगवान ने चाहा कि आप वहाँ नहीं, आप ये काम करो। और उसी पुलिस प्रशासन कैटेगरी में आज मुझे सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ है उस पुस्तक के लिए। तो ये है कि आपका पैशन, आप कहीं ना कहीं आप लगे रहिए, आपको सफलता मिलेगी। ऐसा मैं नहीं मान सकता हूँ कि आप, ये मैं बिल्कुल मान ही नहीं सकता। वकील लोग कहते हैं कि अरे मैंने इतना किया, नहीं मिला, मैं नहीं मान सकता हूँ। इसका मतलब कि आपने जो किया 100%, आप लोग आपको लेकिन 100% मन से करना पड़ेगा।
आप पूरा अपना फोर्स करिए, आप पूरा जोर लगाइए, पूरा पॉजिटिव और सही वे में लगाइए, तो सफलता मिलेगी। 110% गारंटी। मैं आज कह रहा हूँ, ये 10% 110% गारंटी सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल। शायद इन्हीं कारणों से आप वर्तमान समय में पब्लिक पुलिस प्रेस संबंध विशेषज्ञ भी हैं। फिर भी आपसे जानना चाहूँगी कि इससे जुड़ाव कैसे हुआ? बिल्कुल, जैसा मैंने बताया ना कि मैं बचपन से मुझे यूनिफॉर्म मुझे अट्रैक्ट करता था। जी। और जब मैं छोटा था तो मैं जब छोटे ज़िले में, मैंने बताया कि मेरे पापा पोस्टेड छोटे ज़िले में रहते थे, तो जब मैं कलेक्टर और एसपी की जब गाड़ी में देखता था, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, और मैं जब वो गुजरता था तो मैं सोचता था कि कैसे लोग होंगे, ये क्या अलग होंगे कि हमारे जैसे हैं। तो वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करता था कि ये लोग जब जाते सुनते थे कि कलेक्टर की गाड़ी जा रही है, एसपी की गाड़ी जा रही है, तो वो चीज़ काफ़ी वो करता था। तो बचपन से एक था कि करना है कुछ। बिहार में तो आप जानते ही हैं, हर पेरेंट्स चाहते हैं, हर बच्चे चाहते हैं कि कुछ बने, मतलब कम से कम IAS IPS ना तो डिप्टी ग्रेड DSP तो बने ही कम से कम बिहार में। तो बचपन से एक लालसा थी, मैं भी करना चाहता था, पर नहीं मिला। मैं 13 से ज़्यादा बार फेल हुआ हूँ मैं डिफरेंट इंटरव्यूज़ में मैं। तो उसके बाद जब मैं MP गया मैं, तो मैंने काफ़ी, जब मुझे एक मीडिया हाउस में काम करने का मौका मिला, तो मैंने पुलिस प्रशासन के लोगों के पास मैंने एक नया कॉन्सेप्ट मैंने बनाया। मैं उनके पास जाता था, कहता था कि आपकी जो पॉजिटिव चीज़ें हैं, अगर आप पुलिस वाले हो या प्रशासन वाले हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप में फीलिंग्स नहीं है, आपके अच्छे काम भी बाहर आने चाहिए। तो मैं फिर उसके अच्छे कामों को मैं प्रकाशित करता था। मुझे लगता है क्योंकि शुरू से वो एक था, तो मैं करता था। और धीरे धीरे फिर मैं व्याख्यान देने लगा, जो मैं राज्य सरकार और भारत सरकार के जो प्रशिक्षण संस्थान है, एकेडमीज़ जो हैं, ट्रेनिंग एकेडमीज़, उसमें मैं पढ़ाने जाने लगा। और भारत सरकार में जो भी 370 जो अभी जब हटाया गया था जम्मू कश्मीर में, तो मैं वहाँ भी गया था, 1 हफ्ते में वहाँ रहा था, मैंने वहाँ ट्रेनिंग दिया। तो ये जो है वहीं से कहीं आप जो ये मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि बचपन से जो है वो एक उसमें था, तो उसके प्रति काम करना था। और मैंने ये भी फील किया कि थोड़ा सा गैप है, थोड़ा सा पुलिस प्रशासन, समाज और पत्रकारिता में थोड़ा सा गैप है। तो उस गैप को हमें भरने की आवश्यकता है, ताकि हम सब किसके लिए काम कर रहे हैं, हम सब अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, हम सब अपने देश के प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। तो अगर वो कहते हैं ना, मुट्ठी जो है ताकतवर हो जाता है, तो हम अगर मिल के करें तो एक देश का भी विकास होगा, समाज का भी भला होगा। तो ये वहीं से जो है पुलिस प्रशासन, प्रेस, पब्लिक संबंध विशेषज्ञ, जो ये मीडिया ने ही हमें दिया था ये नाम, तो वहीं से फिर ये आया और उसी क्षेत्र में हमें काम करना है। और आशा है कि आगे भी हम इस पर कुछ, अभी मैं बिहार में आया हूँ तो मैं कोशिश करूँगा इस क्षेत्र में अपने अनुभव का जो है मैं लाभ प्रयास करूँ यहाँ बिहार में करने का। आपके द्वारा ऐसे कई कार्य विदेशों में भी किए गए हैं, जिससे आपने अपने देश का, अपने राज्य का नाम रोशन किया। आप कई सेमिनार और वर्कशॉप में हिस्सेदारी आपकी रही। ऐसे में जानना चाहूँगी कि वहाँ की शिक्षण प्रणाली और हमारे देश की शिक्षण प्रणाली में आप क्या अंतर महसूस करते हैं? देखिए, हमारी जो भारतीय शिक्षण प्रणाली जो है, मैं तो उसको भारतीय हूँ, मैं सर्वोच्च मानता हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं भारतीय होने के कारण मैं एक्स्ट्रा मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये है कि हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है, ये सिद्धांतों पे ये आधारित है। हमें जो है, हम सिद्धांत पे आधारित हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है। और विदेशों में मैंने ये देखा कि उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो व्यवहारिक कौशल पे वो ज़्यादा फोकस करते हैं जी। और हमारा जो है शिक्षा व्यवस्था वो सिद्धांत पे। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें काफ़ी काम हो रहा है, जो 2020 में कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में जो अनाउंस किया गया है, और इसकी अति आवश्यकता है। क्योंकि आप देखिए 1986 में शिक्षा नीति बनी थी, उसके बाद 34 सालों इतने लंबे समय के बाद 2020 में बनी। उसमें काफ़ी चीज़ें पहले काफ़ी अच्छी थी। तभी तो मैंने कहा ना कि हमारे जो देश के विदेशों में जो हैं, आप देखिए जितने भी डेवलप कंट्री हैं वहाँ हमारे लोग काम कर रहे हैं। अगर हमारे लोग सब वापस आ जाएँ भारत में, तो उनका तो वो कहते हैं कि हमारा तो आपके बिना काम ही नहीं होगा। और मैंने ये देखा कि आपका वो काफ़ी रिगार्ड करते हैं। आप जब बाहर जाइए और आप कहिए कि आप भारत से हो, तो उन लोग एक ऐसा इमेज है कि जो इंडियंस हैं दे आर वेरी टैलेंटेड। तो वही हमारे लिए गर्व होता है जब हम कहते हैं कि हम इंडिया से आए हैं। तो हम बाहर के प्रोफेसर्स को, एकेडमिशियंस को ये देखते हैं कि वो कहते हैं ना, एक्स्ट्रा थोड़ा सा वो एक रिगार्ड रहता है हमारा। तो एक चीज़ अच्छा है। तो यही चीज़ मैंने फील किया और एक अच्छा काम हो रहा है। मुझे लगता है कि जो भारत सरकार भी अलग अलग, हम जो कल्चरल जो एक्टिविटी हो रही है, तो उसमें जैसे मैं थाईलैंड गया था, तो मैंने वहाँ देखा कि जो हमारी जो राजभाषा है और जो संस्कृत भाषा है, कई सारे जो हमारे प्रोफेसर हमारे भारत के हैं वो वहाँ पे जाके कार्य करते हैं ताकि संस्कृति हमारा बढ़े। सांस्कृतिक मेल मिलाप भी काफ़ी है। तो काफ़ी काम हो रहा है उस शिक्षा में। मुझे लगता है, देखिए, कमियाँ हर जगह होती हैं,
बिल्कुल। समस्या ये होती है कि हम कमियों को गिनाते हैं, हम कमियां आप कहीं भी कोई भी जो भी डेवलप कंट्री है वहाँ भी समस्या है। जी बिल्कुल। तो हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि भारतीय शिक्षा व्यवस्था में कमियां ही कमियां हैं। कमियां हैं, समस्याएं हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि काफ़ी अच्छा है। आप बस बाहर कभी जाओ और कभी आप सेमिनार में भाग लेने जाओ, करने जाओ, आप सब ये बोलो कि आई एम इंडियन, आई एम फ्रॉम इंडिया, तो आप रिगार्ड आपकी सोच काफ़ी वो, अगर जो प्रोफेसर्स की जो सोच है काफ़ी तरीका वो हो जाता है। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा काम हो रहा है। राजीव जी, अगर बात करें तो आपने देश के कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में, शैक्षणिक संस्थाओं में, प्रशिक्षण संस्थाओं में अपनी बातों से, अपने कार्य से छात्र छात्राओं का मार्गदर्शन किया है। ऐसे में आपके मुताबिक आज के छात्र छात्राओं को, युवाओं को अपने शिक्षण प्रणाली में, अपनी शिक्षा नीति में किन किन खास बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, किन किन चीज़ों को शामिल करने की आवश्यकता है ताकि वो एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकें? बिल्कुल, इसको मैं दो कैटेगरी में बांटूंगा। पहले मैं जो व्याख्यान देता हूं तो वो एक होता है कि आप छात्र हैं, सफलता जब आपको सफलता का प्रयास करते हैं, और दूसरा पार्ट है कि जब आपको सफलता मिल जाती है। तो जब मैं ट्रेनिंग वगैरह में एकेडमी में जब जाता हूं तो मैं वहां उनको व्याख्यान देता हूं जो ऑलरेडी पास हो जाते हैं और वो ट्रेनिंग के लिए वो आते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं कि आप जब प्रयास करते हैं तो वही मैंने कहा ना कि आपको सबसे पहले आपको किसी भी चीज़ में सफलता के लिए आपको वक्त के साथ चलना पड़ेगा। आपको कि वक्त की क्या डिमांड है। कभी हम सुना करते थे कि 10 साल पहले कोई कोर्स काफ़ी चर्चे में रहा करता था कि ये कोर्स कर लेते हैं, अभी कुछ और चल रहा था। तो आप कहते हैं कि समय के साथ आपको चलना पड़ेगा। आप देखिए, अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं होइएगा तो आप फिर आपका भविष्य नहीं बन पाएगा। इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। आपने देखा होगा, हम सभी ने देखा होगा, आज की तो बहुत हाईटेक हो गया है। पहले जो है आपने देखा होगा जब कोई शॉट लेना होता था तो हेलीकॉप्टर के साथ वो जाते थे कैमरामैन। हम सभी ने देखा होगा कि हेलीकॉप्टर से वो शूट किया जाता था। आज वो जॉबलेस हो गए क्योंकि उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया। अब हम ये संभव ही नहीं है। आपको अगर कहे कि हेलीकॉप्टर के साथ हेलीकॉप्टर में बैठ के कैमरामैन शूट करे, अक्सर हम पहले देखते थे। तो मैं एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ कि आपको जो है समय के साथ आपको बदलना पड़ेगा, आपको समय के साथ अपडेट होना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। तो आप ये देखिए पहला कि आपका चॉइस क्या है, आपका इंटरेस्ट किस में है। जब आप करियर बनाते हैं, जब आप उस स्कूलिंग के बाद कॉलेज में जब जाते हैं तो आप ये प्रयास करिए कि आपका रुचि किस चीज़ में है। आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स की सुनिए। आजकल समस्या क्या कि पेरेंट्स भी कई बार कहते हैं कि बेटा ये कर लो, बेटा वो कर लो। फैमिली भी कहते हैं। आप सुनिए, आप रिगार्ड करिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आप तभी सफल हो पाइएगा जब आपकी रुचि हो, आपके उस विषय में हो। तो सबसे पहले है कि आपको रुचि का, आपका जो इंटरेस्ट का सब्जेक्ट है वो आप करिए। और वक्त उसमें क्या है, उसका फ्यूचर क्या है। अगर मान लीजिए आप देखिए कि उस समय आप जो आप कोर्स कर रहे हैं तो उसका भविष्य में उसका क्या फ्यूचर है, आपको भविष्य में कहाँ तक आपको जो जीविकोपार्जन के लिए, आर्थिक के लिए आपको कहाँ तक वो, क्योंकि देखिए राष्ट्र और राज्य का निर्माण और विकास में आप तभी योगदान दे पाइएगा जब आप खुद का विकास कर पाइएगा। जब आप खुद सक्षम नहीं होइएगा तो फिर आप राष्ट्र और राज्य का विकास तो बहुत दूर की बात है। आप खुद का भी, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे पहले आपको खुद को इस लायक बनाना है कि आप खुद के लिए पहले आप तैयार कर लें। तो वही जो पहला जो है कि सफलता मिलने के दौरान आपको सबसे पहले कि आपका चॉइस क्या है, और ये है कि उसके बाद फिर उस चॉइस को आप गोल बना लीजिए और फिर उसमें आगे बढ़ जाइए। ऐसा नहीं है कि हमने फिर चॉइस बना लिया कि मैं ये करना है, उसके बाद फिर हम सो गए। नो, उस चीज़ को हमें अपडेट होते रहना है, टाइम के साथ उसको बढ़ते रहना, और जब तक हमें सफलता ना मिल जाए तब तक हमें उसको छोड़ना नहीं है। तो ये पहला पार्ट है जब सफलता। दूसरा पार्ट जो मैं, जैसे आपने कहा, मैं ट्रेनिंग में देता हूँ विभिन्न संस्थानों में, तो उसमें ये होता है कि अलग अलग जो विभाग के जो लोग आते हैं, जब वो सफल होने के बाद परीक्षा पास करके आते हैं, जो काफ़ी हायर एजुकेशन मतलब जो काफ़ी उच्च शिक्षा के बाद ये पढ़ के आते हैं, उनको सफलता मिलती है, हम काफ़ी मोटिवेटेड रहते हैं। तो वहाँ थोड़ा अलग टाइप का हम ट्रेनिंग देते हैं। वहाँ पे ये होता है कि जैसे आप अधिकारी हैं तो आपको जो है हाउ टू कम्युनिकेट, कैसे समाज से बात करनी है, सरकार की योजनाओं को कैसे लोगों तक पहुँचाना है। आप जनता से, क्योंकि आप नौकरशाह हैं, हम जनता के आप सेवक हैं, आपकी जो जिम्मेदारी है जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना। तो किस तरह अपनी बातों को जनता से ज़्यादा पहुँचाना है, तो आप वो तभी कर पाएंगे जब आपकी पर्सनैलिटी और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा। तो उस पार्ट में हम उस ट्रेनिंग में देते हैं। और कई बार ये भी होता है कि आपको स्ट्रेस, सब चीज़ का दुश्मन जो है ना वो स्ट्रेस होता है। मैं जम्मू कश्मीर जब गया तो मैंने देखा कि वहाँ पे AK-47 हाथ में, अगर आपके पास हाथ में AK-47 है लेकिन आपके पास अगर स्ट्रेस में आप हो तो बेकार है वो। तो स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है।
तो स्ट्रेस कैसे दूर करना है, तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे जब आप जब स्ट्रेस में ना हो, आप जब तनाव में ना रहें। सबसे अच्छा वही है कि आप तनाव में, तो ये 2 पार्ट है कि जो सफलता के दौरान की यात्रा और सफलता के बाद की यात्रा। आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर आपको लाइफ में सफल होना है, सक्सेसफुल होना है, तो आपको स्ट्रेस को कहीं साइड में अपने जीवन से निकाल के रखना होगा। अगर आपकी बात करें तो आप एक शिक्षाविद भी हैं, एक पत्रकार भी हैं, आपकी पुस्तक प्रकाशित, आपके आर्टिकल्स आए दिन पत्र पत्रिकाएं में आते हैं। ऐसे में आप खुद को इस हेक्टिक स्केड्यूल से रिलैक्स करने के लिए क्या कुछ कार्य करते हैं? बिल्कुल, मैं कोशिश करता हूँ, बचपन से मुझे गाने सुनना मुझे बहुत पसंद है जी। तो मूड के हिसाब से मैं वो गाने सुनता हूँ। जब मुझे लगता है कि थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है तो मैं मूड के हिसाब से, हमेशा कोशिश करिए कि अब ऐसा नहीं कि सुबह के समय आपने वेस्टर्न लगा दिया, और ये इस हिसाब से आप टाइमिंग को देखिए। म्यूज़िक में मुझे म्यूज़िक सुनना पसंद है, नए नए लोगों से मिलना पसंद है, और ट्रैवल करना मुझे अच्छा लगता है, नए लोगों से मिलना होता है। तो ये मैं कोशिश, और मैं थोड़ा ध्यान करता हूँ, मैं करता हूँ कि, और हमेशा सबको ध्यान करना चाहिए। मुझे लगता है कि आपको खुद को देखिए, आप नियंत्रण, स्व नियंत्रण जो बात कहते हैं ना, स्व नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप, गाड़ी आपकी तभी चल पाएगी जब आप, गाड़ी आपकी नियंत्रित हो। जब हम कार ड्राइव करते हैं तो तभी वो चल पाती है रोड पे जब नियंत्रण में हो। अगर आपने उस पर नियंत्रण खो दिया तो वो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो वैसे ही स्व नियंत्रण होना चाहिए, आपको खुद पे कंट्रोल होना चाहिए। आप देखिए जितने बड़े बड़े लोग हैं, महान लोग हैं, वो खुद पे उन्होंने कंट्रोल, तो कैसे होगा? तो मैं ध्यान थोड़ा सा करता हूँ, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, उससे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आपको। जैसे मैं जब छोटा था तो मैंने विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम, एक्सपीरियंस विद ट्रूथ, महात्मा गांधी जी की मैंने पढ़ी थी, तो मैं उनसे काफ़ी इंस्पायर हुआ। अच्छी चीज़ें पढ़िए ताकि आप उससे मोटिवेट हुए। तो ये आपको टाइम पास नहीं करना है, आपको बिल्कुल नहीं, आप सब चीज़ करिए, दोस्तों के साथ भी जाइए, सब कुछ करिए, वो भी मैं करता हूँ। मतलब मैं दोस्तों के साथ समय देता हूँ, लेकिन अपने पे मैं ज़्यादा समय देना चाहिए, मुझे लगता है। एग्जैक्टली। कहते हैं ना कि जब आप अच्छी चीज़ों को पढ़ते हैं, अच्छे लोगों के साथ रहते हैं, तो वैसे ही अच्छा बर्ताव करते हैं और अच्छी चीज़ों को सोचते हैं आप। आपसे एक और बात जानना चाहूँगी कि जब भी हम अपने जीवन में किसी लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, तो वहाँ तक पहुँचने का सफ़र बिल्कुल आसान नहीं होता है। कई बार कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार कई असफलताएँ भी मिलती हैं, और कभी ऐसा लगता है कि उस मोड़ को, उस राह को छोड़ के हम कहीं निराश बैठ जाते हैं या डिमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन एक हमारी ऐसी खूबी होती है जो हमें निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर करती है। आपकी वो कौन सी खूबी रही जिसे आप साथ लेकर अपने जीवन में आगे बढ़े और आगे बढ़ते रहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं जो अपना मतलब खूबी जो मुझे ऐसा लगा कि कभी हिम्मत ना हारने की जो है, वो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट है कि आपको कभी हिम्मत नहीं हारना है। तो मुझे लगता है कि ये गॉड गिफ्ट मुझे बचपन से मिला है कि आपको कभी, तमाम असफलताओं के बावजूद भी आप कभी हिम्मत नहीं हारिए, आप काम करिए अपना। और मैं श्योर कहता हूँ, जैसा मैंने पहले भी कहा, कि आप काम करिए, आप अपने काम में 100% दीजिए, तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन बस वही है कि आपको जज्बा होना चाहिए, पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, पॉजिटिविटी के साथ। मैं कहता हूँ सफलता का एक ही मंत्र है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। आप सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए, सकारात्मक रहिए, और कुछ नहीं। बहुत ही अच्छी बातें और बहुत ही अच्छी चीज़ें आपने हमारे दर्शकों के साथ साझा की, यहाँ पर बताया कि हमें किस प्रकार से अपने शिक्षा नीति हमारी कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार हमें कार्य करना चाहिए, किस प्रकार खुद को हमें स्वस्थ और स्ट्रेस फ्री रखना चाहिए। उन तमाम बातों के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो दर्शकों, ये थे हमारे आज के विशेष मेहमान डॉक्टर राजीव सिंह, जिनसे हमने जाना कि किस प्रकार हम खुद को एक सफलता तक, एक मुकाम तक लेकर जा सकते हैं। इसी के साथ दर्शकों, वक्त हो चला है आपको बताने का कि हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, जिसके लिए ज़रूरी है आपको हमारा पता नोट करना। हमारा पता है निदेशक DD बिहार दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 800001, और हमारा email है director@ddkpatna@gmail.com।